नमस्कार। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानने वाले हैं कि जो भारतीय दंड संहिता है यानी द इंडियन पेनल कोड है ये क्या है। आज के इस वीडियो में इसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। यानी आज के इस वीडियो में भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी के परिचय की बात करेंगे। आईपीसी कब बनी, किसने इसका प्रारूप पेश किया और ये किस संबंध में बनाई गई है और ये कहाँ कहाँ पर लागू होती है, ये सभी चीजें आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। ये सब चीजें जानने के लिए मेरे साथ शुरू से अंत तक बने रहें। देखिए, भारतीय दंड संहिता जिसे अंग्रेजी में द इंडियन पेनल कोड के नाम से जाना जाता है, जिसे शॉर्ट में आईपीसी भी कहा जाता है। आईपीसी का हिंदी में पूरा नाम भारतीय दंड संहिता 1860 है। जब ये 1860 में बना तो उस समय ये 45 नंबर पे यानी 45 नंबर पे बना हुआ एक्ट है। देखिए, 1834 में प्रथम विधि आयोग यानी फर्स्ट लॉ कमीशन का गठित किया गया यानी स्थापना की गई। सीधा सीधा संबंध इस आईपीसी का फर्स्ट लॉ कमीशन से जाता है, क्योंकि फर्स्ट लॉ कमीशन के जो अध्यक्ष थे यानी जो चेयरमैन थे लॉर्ड मैकाले थे, और लॉर्ड मैकाले ने ही आईपीसी का प्रारूप यानी ड्राफ्ट तैयार किया जो ब्रिटेन के विधानमंडल में पेश किया था। 6 अक्टूबर 1860 को ब्रिटेन की विधानमंडल ने भारतीय दंड संहिता 1860 को पारित किया और ये मई 1861 को भारत में लागू होने के लिए आया। लेकिन तत्कालीन ऐसी कुछ परिस्थितियां थी जिनके कारण इसे उस समय लागू नहीं किया जा सका। उसके पश्चात ये 1 जनवरी 1862 को भारत में लागू हुआ। जब ये एक्ट भारत में लागू हुआ उस समय यह एक्ट यानी भारतीय दंड संहिता यानी शॉर्ट में जिसे आईपीसी कहा जाता है, ये जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता था, क्योंकि जम्मू कश्मीर पर उस समय रणवीर दंड संहिता लागू होती थी। लेकिन सन 2019 में यानी अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर को आर्टिकल 370 के तहत विशेष राज्य का जो दर्जा दिया गया था वो छीनने के बाद यह आईपीसी जम्मू कश्मीर पर भी लागू होने लगी। तो इस प्रकार वर्तमान समय में भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पेनल कोड संपूर्ण भारत पर लागू होती है। भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी में कुल 23 यानी 23 चैप्टर हैं, जिनमें टोटल 511 सेक्शन यानी धाराएं हैं। धाराओं को हिंदी में दफा के नाम से भी जाना जाता है, जबकि आईपीसी को उर्दू में ताजे राजे हिंद के नाम से भी जाना जाता है। अक्सर आप मूवीज में ये देखते होंगे कि जब भी किसी व्यक्ति के संबंध में यानी किसी अपराधी के संबंध में न्यायाधीश सजा सुना रहे होते हैं और जब उसे मौत की सजा सुनाते हैं तो ऐसे समय में अंतिम समय में जब जजमेंट पारित कर रहे होते हैं तो वो ये कहते हैं कि इस व्यक्ति को ताजे राजे हिंद की दफा 302 के तहत मौत की सजा सुनाई जाती है। तो ये ताजे राजे हिंद आईपीसी है और दफा का मतलब धारा है, यानी 302 जो मौत की सजा उसे सुनाई गई है वो आईपीसी की धारा 302 है। देखिए, आईपीसी ऐसे एक्ट या ओमिशन जो भारत के भीतर किए जाते हैं, यदि वे अपराध हैं या फिर भारत के किसी नागरिक द्वारा भारत के बाहर भी किए जाते हैं या फिर किसी भारत में रजिस्टर्ड पोत या विमान पर किसी भी व्यक्ति द्वारा किए जाते हैं, जो अपराध हैं उनको परिभाषित करती है और उसके साथ साथ उन अपराधों के लिए जो दंड दिए गए हैं, जो दंड भी इस आईपीसी में ही विहित किए गए हैं। यानी कि जैसे आप भारत के नागरिक हैं और भारत में किसी व्यक्ति की हत्या करते हैं तो आपके ऊपर जिस किसी अपराध के लिए विचारण किया जाएगा उस अपराध की परिभाषा भारतीय दंड संहिता में दी गई है और आपको उस अपराध के लिए कितने दंड से दंडित किया जाएगा उसके संबंध में भी भारतीय दंड संहिता में प्रावधान किए गए हैं। यानी भारतीय दंड संहिता के अनुसार आपने भारतीय दंड संहिता की धारा 300 में परिभाषित अपराध किया है और आपको इस अपराध के लिए धारा 302 के तहत दंडनीय या दंडित किया जाएगा। इसे एक और उदाहरण के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे आप अपने पड़ोसी के घर पे चोरी करते हैं तो आपने जैसे ही ये एक्ट किया, इसे भारतीय दंड संहिता की धारा 378 यानी 378 में डिफाइन किया गया है, परिभाषित किया गया है। और जैसे ही आपने ये एक्ट किया उसके लिए जो पनिशमेंट दे रखा है, दंड दे रखा है, वो आईपीसी की ही धारा 379 यानी 379 में दिया गया है। और आईपीसी की दफा 379 यानी धारा 379 379 के अनुसार आपको चोरी के लिए 3 वर्ष का कारावास से दंडित किया जा सकता है। और आपने जिस किसी सामान की चोरी की है और यदि मैं कोई शॉपकीपर हूं यानी दुकानदार हूं और आप वह सामान मुझे बेचकर चले जाते हैं जबकि मैं ये जानता हूं कि आपने ये सामान चोरी की है, तो ऐसी दशा में मैं भी आईपीसी की धारा 411 के अनुसार इस दंडनीय अपराध के लिए यानी दंडित किया जा सकता हूं।
क्योंकि ये जो मैंने एक्ट किया है, यानी मैंने जो ये सामान आपसे खरीदा है, ये आईपीसी की धारा 410 में चुराई हुई संपत्ति की परिभाषा यानी डेफिनेशन में आती है। तो इस प्रकार कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि आईपीसी यानी भारतीय दंड संहिता भारत के भीतर या भारत के परे किसी नागरिक द्वारा जो भी एक्ट किए जाते हैं या कोई ओमिशन किए जाते हैं, जिनके संबंध में आपका अंतर्मन ये कहे कि ये अपराध हो सकते हैं, उन सभी तत्वों को, उन सभी एक्ट को यानी ओमिशंस को इस आईपीसी यानी भारतीय दंड संहिता में अपराध के रूप में डिफाइन किया गया है और उनके लिए दंड की व्यवस्था की गई है। यानी आईपीसी एक दांडिक विधि है और यह साधारणतः भारत में जो भी अपराध किए जाते हैं या भारत के नागरिक द्वारा जो भी अपराध किए जाते हैं या फिर भारत की भूमि पर या किसी पोत पर किसी भी नागरिक द्वारा जो अपराध किए जाते हैं, तो उस व्यक्ति ने पर्टिकुलर कौन सा ऑफेंस किया है उस ऑफेंस को डिफाइन करती है और उसके साथ साथ उस व्यक्ति को उस अपराध के लिए कितनी सजा दी जा सकती है उसके बारे में भी आईपीसी बतलाती है। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में हमने ये जाना कि भारतीय दंड संहिता क्या है, इसे शॉर्ट में क्या कहा जाता है, ये कब लागू हुई, इसका प्रारूप किसने तैयार किया और ये आईपीसी क्या है। और इन सभी तत्वों के बारे में जानने के बाद हमने ये पाया कि भारतीय दंड संहिता एक साधारण आपराधिक विधि है जो किसी ऐसे एक्ट की बात करती है, ऐसे ओमिशन की बात करती है जो यदि अपराध है यानी जो इस संहिता में अपराध के रूप में परिभाषित किया गया है, तो उसके लिए इसी संहिता में दंडनीय प्रावधान भी किए गए हैं। आपको मैं एक चीज और बता दूं कि इस संहिता में अपराध की परिभाषा और उनके लिए दंड विहित किए गए हैं, लेकिन उन अपराधों के लिए यानी जब किसी व्यक्ति ने भारतीय दंड संहिता में परिभाषित कोई अपराध किया है तो उसके लिए उसे दंडित करवाने के लिए हमें सीआरपीसी जो प्रोसीजर कोड है उसे फॉलो करना होता है। उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, साथ ही बेल आइकन भी अवश्य दबाएं ताकि आपको मिलती रहे मेरे प्रत्येक वीडियो की जानकारी।